हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार आज लेके आया हूं कक्षा 10 के मैथ जो चैप्टर 3 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। इसका नियम जाएगा एक पहले वीडियो में, इसके बाद हम पूरा क्वेश्चन करवाएंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.6 तक जो जितना चैप्टर है बारी बारी सब क्वेश्चन करा दूंगा। और क्या बोलते हैं, आज नियम जाएगा, अच्छे से ध्यान से नियम समझेंगे, हमारा चैप्टर इतना आसान हो जाएगा जो कि आपको एकदम ध्यान, मतलब थोड़ा सा ध्यान देंगे पूरा चैप्टर क्वेश्चन हल हो जाएगा। लेकिन पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप नियम पर। हमारा नियम क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, यानी चैप्टर 3 का द्विघात दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म का पूरा परिचय इस वीडियो में जाएगा। और परिचय के बारे में ध्यान पढ़िएगा तो उसके बाद आगे क्वेश्चन करने में आसानी होगा। ठीक है, आइए आज हम परिचय के बारे में देखते हैं क्या है, जो कि हमारा है हेडिंग है यहाँ पर दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण, तो ना ये क्या कह रहा है भाई, दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो पहले हम समझते हैं वह समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है। दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है भाई। यानी कि इसका मतलब है वह समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c के रूप में रखा जा सके, यानी कि जिसमें दो चर हो, जैसे कि इसमें चर क्या था, x और y था, इसमें दो चर थे ना भाई, तो जिसमें दो चर आ जाए उसी को क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। तो ना जिसमें दो चर आ जाए उसी को बोलेंगे रैखिक समीकरण। समझ लेते हैं हम फिर से, वह समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में रखा जा सकता है। दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है भाई, एक रैखिक समीकरण कहलाता है, समझा। यानी कि रैखिक समीकरण उसे कहेंगे जिसमें दो चर होता है। ठीक है, x और y क्या है, चर है। हम आगे बात करते हैं जहां a कामा b और c कैसी संख्या हो, वास्तविक संख्या हो भाई, और a और b दोनों शून्य नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है भाई, कहने का मतलब ये है कि दो चर हो x और y, लेकिन वहां पर जो अचर पद हो, जैसे अचर पद क्या था, a और y, a और b दोनों शून्य नहीं होना चाहिए। जब a और b दोनों शून्य हो जाए तो एक क्वेश्चन में क्या होता है, समीकरण क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा भाई। तब कहां हमारा रैखिक समीकरण बनेगा, तो रैखिक समीकरण नहीं बन पाएगा। वही बोल रहा है, यहां पर हम समझ सकते हैं जहां a कामा b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं है, यानी कि a और b दोनों शून्य नहीं होना चाहिए। सपोज दैट हम समझ लेते हैं यहां से, जैसे यहां पर ax है और by है प्लस c बराबर 0, और हम a बराबर 0 रख दें तो यहां क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, x प्लस by प्लस c बराबर 0। अब 0 को गुणा x में कर दें, क्या हो जाएगा भाई, पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा प्लस by और प्लस c बराबर 0, यानी कि बचेगा क्या, by प्लस c बराबर 0। क्या ये रैखिक समीकरण है, नहीं है भाई। हम बताएंगे रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, वह समीकरण जिसको ax प्लस by प्लस c के रूप में हो और उसमें दो चर हो। इसमें बोला है ना कि में रखा जा सकता हो, दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है, यानी कि दो चर होना चाहिए, x और y भी होना चाहिए भाई। तो इसके आगे जो x का गुणांक हो और जो y का गुणांक हो वो कभी शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य हो जाए तो इसमें एक पद खत्म हो जाए, एक चर खत्म हो जाएगा, तो कहां से रैखिक समीकरण कहलाएगा भाई। तो समझ में, तो आगे चलते हैं, a और b दोनों शून्य नहीं हो को प्रायः यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए 0 से प्रदर्शित करते हैं। समझ, इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए 0 से, इसके हिसाब हम प्रदर्शित करते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए 0 से, इसके हिसाब से हम प्रदर्शित करते हैं। आइए हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ऐसे समीकरण का हल संख्याओं के मानों का एक युग्म मतलब क्या होता है, दो हल होना चाहिए। ऐसे समीकरण का हल समीकरणों के मानों का एक युग्म, यानी कि युग्म मतलब दो चर होना चाहिए। दो चर होता है, तो मैं क्या होता है भाई, युग्म मतलब दो चर होता है, दो होता है, तो मैं तो दो होता है, एक
x के लिए तथा दूसरा क्या होता है y के लिए होता है भाई। इसमें दो होता है, एक x के लिए होता है, एक दूसरा y के लिए होता है। जो समीकरण के दोनों पक्षों को बराबर कर दे, जो समीकरण के दोनों पक्षों को बराबर कर देता है, समझ में आया? इसको हम फिर समझते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। ऐसे समीकरण का हल संख्याओं के मानों का एक युग्म मतलब दो चर होता है, एक x के लिए तथा दूसरा y के लिए। जो समीकरण के दोनों पक्षों को क्या कर देता है भाई, बराबर कर देता है। जो समीकरण दोनों पक्षों को बराबर कर देता है। हम आगे समझते हैं। इतना बात मेरी बात समझ में आ गया भाई, जितना बताया आपको समझ में आ गया है ना। आगे चलते हैं हम। यहां पर देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का प्रत्येक हल x, y, यानी कि ये बोल रहा है जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का प्रत्येक हल x, y इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है। यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हम जिस रेखा पर निरूपित करते हैं उसको ग्राफी रेखा बोलते हैं, ग्राफी निरूपण विधि बोलते हैं। ग्राफी रेखा पे हमको बनाना होता है, ग्राफ पेपर बनाना होता है। इस समीकरण को हमको ग्राफ पे कैसे दर्शाना होता है यही हमको बताना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का प्रत्येक हल x, y मतलब दो बिंदु मिलेगा, जो x होगा एक y होगा, x अक्ष होगा y अक्ष होगा। इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है। जो ये बिंदु मिलेगा इस बिंदु का क्या होगा भाई, संगत होगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे ग्राफ बनाकर हम अच्छे से समझाते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए। हम आगे इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ग्राफ पेपर पर बनाकर आपको अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो भाई ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का प्रत्येक हल x, y इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु संगत के रूप में होता है। यानी कि इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पे बनाएंगे। तो देखिए हम ग्राफ पे कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं। ठीक है भाई, तो देखो एक x, y क्या बोलते हैं कि अक्ष होता है, जिसको बोलते हैं x और y। तो यहां से हम कोई रेखा ले लेते हैं। ये हो गया x हमारा, ये हो गया y। ठीक है, ये इसको बोलते हैं y और नीचे वाले को बोलते हैं y डैश। ठीक है, अब इधर को हम एक रेखा लेते हैं भाई, इधर से, जिसको बोलते हैं x डैश, x डैश और x होता है, जिसको बोलते हैं x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, अब इधर क्या हो गया भाई, इसको बोलते हैं, देखो इधर x होता है, x अक्ष, इसको x डैश बोलते हैं। जब हम x अक्ष की तरफ चलते हैं तो ये प्लस होता है, यहाँ पर 0 होता है, +1 2 3 4 5। इधर जाते हैं तो क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5। और y के ऊपर जाएंगे तो y के अक्ष की तरफ 1 2 3 4 और 5। यानी देखो x और y की तरफ जाते हैं जब क्या होता है वो पॉजिटिव होता है, ऊपर तरफ जाते हैं वो भी प्लस होता है, दाएं साइड जाते हैं तो वो भी प्लस होता है। जब y डैश की तरफ जाते हैं तो माइनस होता है और x डैश में जाते हैं तब भी माइनस होता है। तो इस पे हमको इस समीकरण को यहाँ पर नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 होगा। तो हमको क्या प्रदर्शित करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का प्रत्येक हल x, y यानी कि x अक्ष पर और y अक्ष पर इस रेखा को निरूपित करना है। तो हम कहीं से भी इसको हम निरूपित कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम खींच देते हैं 5,4 पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5,4 पे खींच देते हैं। ठीक है भाई, तो ये रेखा जो हो गई, ये रेखा क्या दर्शाएगी भाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। कहीं पर भी बिंदु आ जाए, कहीं पर भी बिंदु जाए, तो ये जैसे बिंदु हो गया हमारा यहाँ पर, ये बिंदु क्या दिखाता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसी तरीके से हम x, y इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु को संगत होता है। ठीक है भाई, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। जब क्वेश्चन को हल करते हैं अच्छे से वहां पर समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन हम कुछ समझ के चलते हैं और यहाँ पर अच्छे से समझ लेंगे। तो क्वेश्चन जब इस पे एग्जाम्पल करवाएंगे, इसका क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप सबसे 100% एकदम 100% का 101% आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, उतार लीजिए। इससे पहले हम बता चुके हैं ग्राफ क्या होता है। अब इसके बारे में समझते हैं क्या हुआ।
दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। इसमें क्या है, दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है भाई, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, कामा फिर क्या दिया है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यानी कि दो समीकरण होंगे। इस प्रकार के दो चरों वाले रैखिक समीकरण में दो समीकरण होंगे, जो कि दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म होगा। युग्म क्या व्यापक रूप होगा, जो दो समीकरण होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और एक बात और यहां पर है, जहां a1 कामा b1 कामा c1 और a2 कामा b2 कामा c2 सभी संख्याएं वास्तविक है। एक क्या संख्या है, वास्तविक संख्या है। एक कंडीशन और होता है, जहां a1 और b1 और a2 और b2 दोनों शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां पर दिया है, और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर नहीं है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर बराबर 0 के नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर ये नहीं होना चाहिए। अरे भाई a1 स्क्वायर बराबर 0 हो जाए या a1 के बराबर 0 हो जाए तो ये क्या होता है, ए पार्टवा पूरा 0 हो जाएगा भाई, ए पार्टवा पूरा 0 हो जाएगा। a1 के जगह पर 0 रख दे तो, ऐसे b1 के जगह पर 0 रख देते y वाला पूरा 0 हो जाएगा। तो कहां से रैखिक समीकरण हो जाएगा, रैखिक समीकरण के लिए इससे पहले हम बता चुके हैं, रैखिक समीकरण किसमें कहते हैं, जिसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो, यानी कि जिसमें दो चर होता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो यहां पर हम जब a1 और b1 और a2 b2 के जगह पर हम जब 0 रख देते हैं तो पूरा समीकरण को शून्य कर देता है। तो क्या मतलब है रैखिक समीकरण को हल करना, ठीक है। हम आगे चलते हैं, a1 स्क्वायर प्लस b1 बराबर नहीं है 0 के, कामा a2 स्क्वायर प्लस b2 बराबर नहीं होना चाहिए 0 की, ठीक है। आगे चलते हैं, ये दो रैखिक समीकरण दो चरों x और y में है। इस प्रकार के समीकरणों को क्या कहते हैं भाई, दो चरों में, इस प्रकार के समीकरणों को दो चरों में रैखिक समीकरणों का एक युग्म, अर्थात रैखिक समीकरणों का एक युग्म या रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अब कोई पूछ लिया रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं, तो यही सब चीज बारे में बताना है। क्या बताना है, दो चर x और y में रैखिक समीकरण का एक युग्म व्यापक a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, कामा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और कंडीशन क्या, जहां a1 b1 और c1 और a2 b2 c2 सभी वास्तविक संख्याएं हो, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। इस प्रकार के समीकरण को, ये दो रैखिक समीकरण दो चरों x और y में है। इस प्रकार के समीकरणों को दो चरों में रैखिक समीकरणों का एक युग्म या रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं, ठीक है भाई। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आशा है एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। आगे हम चलते हैं, कुछ पॉइंट है इसको समझने के लिए। ये पॉइंट क्या बोल रहा है भाई, दो चरों में एक रैखिक समीकरण का ज्यामिति अर्थात ग्राफी। ज्यामिति का मतलब क्या होता है, अर्थात ग्राफी, जो ग्राफ में हम बनाते हैं, जो ग्राफ पर बनाते हैं, समझना है। दो चरों में एक रैखिक समीकरण का ज्यामिति अर्थात ग्राफी निरूपण एक सरल रेखा होता है, यानी कि जो भी हम ग्राफ पे बनाते हैं उसमें एक सरल रेखा के रूप में बनाते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, क्या अब आप बता सकते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म ज्यामितीय रूप में कैसा दिखेगा। अब इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण ज्यामितीय रूप में कैसे दिखेगा। आपको नहीं पता है तो इसके बारे में, इसके ये नियम से बाद हम बता देंगे रैखिक समीकरण युग्म कैसे दिखता है ग्राफ पेपर में, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ये दूसरा पॉइंट है, ये दो सरल रेखाएं होंगी, जिसमें दो सरल रेखाएं होंगी जिन्हें साथ साथ लिया जाएगा। दो सरल रेखाएं होंगी, दो समीकरण होगा जिन्हें साथ साथ लिया जाएगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्राप्त करने के लिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्राप्त करने के लिए
दो हलों के संगत दो बिंदु आलेखित करना और उन्हें एक रेखा से मिला देना है। यानी कहने का मतलब इसमें दो समीकरण होंगे जो साथ साथ लिया जाएगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण आलेख प्राप्त करने के लिए हम इसमें से दो हलों के संगत दो बिंदु आलेखित करना होता है। यानी कि वहां पर x और y का मान आलेखित करना होता है। यानी कि वहां पर x और y का मान निकालना होता है। जब तक x और y का मान हमको पता नहीं होगा तो हम ग्राफ पेपर पर कैसे दर्शाएंगे भाई? ग्राफ पेपर पर दर्शाने के लिए उसमें आलेखित बिंदु यानी कि दो हमको हल के संगत दो बिंदु आलेखित करना है और उन्हें एक रेखा से मिला देना है। जब वो सरल रेखा का x और y का बिंदु निकल जाएगा, कहां पर बिंदु बन रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? ए रेखा से मिला देना पर्याप्त होती है। जब उस रेखा को मिला देते हैं, हम आगे चलते हैं। ग्राफ आलेख खींचने के लिए हमें समीकरण के कम से कम दो हल की आवश्यकता होती है भाई। जब ग्राफ पेपर में हमको दर्शाना होता है तो ग्राफ पेपर में दर्शाने के लिए समीकरण का दो हल होना चाहिए, एक्स वाई का दो हल होना चाहिए। तो ना दो हल होने का आवश्यकता होती है भाई। यहाँ पे बोल रहा है ना, ग्राफ आलेख खींचने के लिए हमें समीकरण के कम से कम दो हल की आवश्यकता होती है भाई। अब हमको ग्राफ पेपर पे कैसे दर्शाना है, कैसे बताना है, तो उसमें दो समीकरण होगा। दोनों समीकरण का एक्स वाई का दो दो मान निकालना होगा। जब दो दो मान निकल जाएगा यानी कि दो दो हल निकल जाएगा तो उसको हम ग्राफ पेपर में बहुत आसान बन जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम ग्राफ पेपर पे कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम इस नियम के बाद तुरंत जस्ट समझाने वाले हैं। ठीक है, इतना उतार लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। हम इसको बाद ग्राफ पेपर में बताने वाले हैं। देख लीजिए ग्राफ पेपर में कैसे बताया जाता है, किसे बनाया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, इससे पहले हम इसके बारे में बता दिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म कैसे ग्राफ बनाया जाता है, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है भाई? इसमें दे दिया x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा समीकरण दे दिया जाए x माइनस वाई बराबर 4। यानी कि x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा समीकरण दे दिया जाए x माइनस वाई बराबर 4। अब इसको हमको ग्राफ पेपर पे बताना है कि कैसे दिखाना है, कैसे दर्शाना है ग्राफ पेपर पे। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पर हमको दर्शाने के लिए इसमें एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा, यानी कि एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे। अब एक्स का मान निकालना है, वाई का मान निकालना है। ठीक है भाई, तो देखो हम एक्स बराबर इसमें क्या रख दें, एक्स प्लस वाई बराबर 10 है। एक्स बराबर हम क्या रख दें, तो यहां पर रख दीजिए एक्स बराबर 5 रखने पर जब हम x का मान 5 रख दें यानी कि x बराबर 5 रख दें तो y का मान क्या होगा। तो देखो भाई x यहाँ पर हम 5 रखेंगे प्लस y बराबर कितना हो जाए 10। तो y का मान क्या हो जाए 5, 10 उधर जाएगा, बराबर कुछ से आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y का मान क्या आ जाएगा भाई 5। देखो x बराबर हम जब 5 रखें y का मान भी 5 आ जाएगा। हम आगे क्या करते हैं, x बराबर 6 रख के चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर रख के चेक करिए। तो x प्लस वाई बराबर 10 है। जब x यहाँ पर हम 6 रखें तो 6 प्लस वाई बराबर 10 हो जाएगा। तो y का मान क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6 हो जाएगा। y का मान क्या आ जाएगा भाई 4। समझ, तो इस समीकरण से दो दो वैल्यू निकला, x का भी 2 मान और y का भी 2 मान। ऐसे दूसरे समीकरण को हल करते हैं। तो दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो x माइनस वाई बराबर 4। देखो हम इसको इतना मिटा देते हैं, कैसे आया, x प्लस वाई बराबर 10 आ गया। x और y का दो मान निकला, x का मान 5 रखने पर y का मान भी 5 आ गया और x बराबर 6 रखने पर y का मान 4 आ गया। अब ऐसे दूसरे समीकरण के करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 4 है। तो ठीक है, अब x और y का मान निकालना है भाई। जब x का y का मान निकालना है तो x का मान क्या रखें, y का भी मान निकल जाएगा। तो x का मान हम 4 रख दें, x जहां पर 4 रख दें तो y का मान क्या आ जाएगा, तो हम आगे से देखते हैं। x जहां पर हम 4 रख दिए भाई, 4 माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 4 माइनस 4 हो जाएगा। माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी कि x का मान जब हम 4 रखें y का मान 0। अब x का मान हम 5 रख दें, तो x जहां पर हम 5 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, देखते हैं। 5 माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई बराबर 4 है, 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। तो भाई माइनस वाई बराबर माइनस 5 में से 4 घटाएंगे तो माइनस 1 बचेगा। माइनस क्यों बचेगा, हम जानते हैं भाई आसमान चिन्ह घट जाता है, बड़े अंक का चिन्ह लग जाता है। आसमान चिन्ह घटा भाई, पहले नंबर तो ये माइनस है, एक प्लस है, आसमान चिन्ह हुआ तो 5 में से 4 घटाएंगे 1, आसमान चिन्ह घटा और बड़े अंक चिन्ह लगा दिए। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर क्या बचा 1।
तो देखो इस बिंदु से वाई यक्स और वाई का 2 मान निकला। ठीक है भाई, हम इसको मिटा देते हैं तो आगे हल कर। तो देखो भाई यहां से x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4 से 2 समीकरण मिला। पहले समीकरण का हल देखो, इस समीकरण से हमको ए वाला रेखा मिला, ए समीकरण मिला, वो ए बिंदु मिला, इस वाले समीकरण का ए बिंदु मिला। तो मैं अब इसको हमको ग्राफ पेपर पर बताना है। ठीक है भाई, ग्राफ पेपर पर बताने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको क्या बोलते हैं एक्स वाई अक्ष खींचना है। ठीक है, एक्स वाई अक्ष खींचेंगे, कैसे खींचेंगे हम देखते हैं। देखिए ग्राफ पेपर पे कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो इसको हम सीखते हैं। ये देखिए यहां से देखो एक लाइन बना देंगे जो कि यहां पर एक्स वाई ये हो जाएगा वाई और इसको बोलेंगे वाई डैश। ठीक है, अब ऐसे बनाएंगे यक्स और यक्स डैश। तो यहां से हम बनाएंगे यक्स और यक्स डैश भाई। तो यहां देख लीजिए यक्स, यहां पर देखो यक्स और यक्स डैश बन गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा ग्राफ पेपर, ए यक्स हो जाएगा और ए यक्स डैश हो जाएगा। ठीक है, अब हमको जानते हैं यहां पर यक्स अक्ष पर यक्स ए 0 हो जाता है। अब आगे चलते हैं तो इस पे बिंदु हो जाएगा जिसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब ऐसे वाई साइड जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 और क्या बोलते हैं लगभग 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यक्स डैश जाएंगे तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। समझ में आया भाई। अब ऐसे वाई डैश चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि बिंदु हो जाएगा जो 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा और वाई तरफ जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको देखो पहले बिंदु से क्या मिलता है। तो देखो यहाँ पर यक्स कामा वाई यानी कि यक्स कामा वाई का मान क्या मिलेगा भाई। तो यहाँ से हम समझते हैं यक्स का मान 5 है और वाई का मान भी 5 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 कामा 5, तो हम देखेंगे 5 कामा 5 कहां मिलेगा भाई। तो यहाँ पर देखिए, यहां से हम समझते हैं 5 कामा 5 ये बिंदु है। अब यहां से हम देखेंगे 5 कामा 5 और क्या बोलते हैं एक बिंदु है 5 कामा 5। ठीक है, तो यहां से हम डैश डैश कर देते हैं। तो देखो यहां डैश डैश करेंगे ऐसे, तो 5 कामा 5 बिंदु कहां मिलेगा भाई, जाके यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा 5 कामा 5 बिंदु यहां पर मिलेगा। ठीक है भाई, 5 कामा 5 बिंदु यहां पर मिलेगा। तो ए बिंदु जहां पर काटेगी, ए रेखा जहां पर काटेगी वही क्या हो जाएगा भाई 5 कामा 5 पहला बिंदु हो गया। अब दूसरा क्या है भाई, यक्स बराबर 6 वाई बराबर 5, यक्स कामा वाई यानी कि यक्स बराबर 6 है तो यहाँ पर 6 और वाई का मान 4 है 4 रखेंगे। यक्स का मान 6 है भाई तो यहाँ पर 6 हो गया और वाई जहां पर 4 है तो यहाँ पर 4 हो गया। तो इसको हम 4 कामा करेंगे तो इसको हम डैश करके दिखाएंगे भाई, सीधी रेखा मिलेगी। देखो 4 डैश डैश करके दिखाएंगे और 4 कामा 6 कहां मिलेगा वहां पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो जहां पर ये दोनों रेखाएं काटेंगी तो वहां पर क्या बोलते हैं 4 कामा 6 मिलेगी। तो ये दोनों रेखाएं कहां काट रहे हैं भाई, यहाँ पर काट रहे हैं। तो ये दोनों रेखाएं क्या हुआ 4 कामा 6 हो जाएगा, मतलब यक्स का मान 6 है और वाई का मान 4 हो गया। तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी, जो दोनों बिंदु मिल रही है भाई, एक बिंदु 2 बिंदु, देखो दोनों बिंदु मिल रहे हैं तो ये दोनों बिंदु से रेखा जाएगी। तो दोनों बिंदु से रेखा ऐसे हम खींच देंगे। ठीक है भाई, तो दोनों बिंदु से रेखा को खींच देंगे ऐसे, तो दोनों बिंदु की रेखा को हम ऐसे खींच कर आगे बढ़ा देंगे। तो जो ये रेखा बनेगी इसी का नाम हो जाएगा, ये कौन से समीकरण से बना, यक्स प्लस वाई बराबर 10। तो ये समीकरण यहाँ पे लिख देंगे यक्स प्लस वाई बराबर 10। अब दूसरे समीकरण हम देखेंगे यक्स बराबर क्या है भाई, यहाँ पर यक्स बराबर यक्स कामा वाई का मान देखेंगे। यक्स बराबर 4 हुआ तो वाई का मान 0, तो यक्स अच्छे पर हम देखेंगे 4, तो यक्स अच्छे पर यहाँ पर 4 हुआ, वाई बराबर 0, तो यही बिंदु क्या हो जाएगा 4 कामा 0, ये बिंदु हो जाएगा 4 कामा 0। ऐसे हम यक्स यहाँ पर देखेंगे 5, यक्स कामा 5, यक्स जहां 5 देखेंगे तो वाई जहां पर 1, देखो यक्स जहां पर 5 यहीं पर है और वाई जहां पर 1 यहीं पर होगा भाई। यानी कि ए डैश डैश जो रेखा जाएगी, हम सीधी रेखा बनाएंगे तो ए डैश डैश जो रेखा जाएगी यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम बना देते हैं, थोड़ा सीधे में बनाते हैं भाई, ए डैश डैश करके दिखा देंगे। 5 कहां मिल रहा है यहाँ पर, ये दोनों रेखाएं जहां पर मिलती है भाई, ये दोनों रेखाएं जहां पर मिलेगी तो वही हमारा क्या होता है बिंदु हो जाएगा। अब इस दोनों बिंदु को मिला देते हैं, तो इस दोनों बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो देखो ऐसे बिंदु को मिलाएंगे,
दोनों बिंदु यहाँ पर मिलेगी जाके, तो ना ये दोनों बिंदु ऐसे हम मिलाएंगे तो ये बिंदु दोनों यहाँ पर जाके कटेगी, तो ये दोनों बिंदु जहां पर कटेगी वहां पर एक बिंदु मिलेगा। देखो ये बिंदु यहाँ पर जाके कट गया, ठीक है। इस रेखा को हम क्या कहेंगे भाई, इस रेखा का नाम क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो x माइनस वाई बराबर 4, तो ये बिंदु पे काट रही है। तो देखो ये बिंदु पर जब काट रही है तो x अक्ष पे कहाँ काट रही है 7, तो यहाँ पर 7, और y अक्ष पे कहाँ काट रहे हैं, देखो y की सोच में तीसरे स्थान पर है, तो 7,3, तो 7,3 यही हमारा बिंदु मिल जाएगा, 7,3 यही हमारा एक बिंदु मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ग्राफ पेपर पर हम दर्शाएंगे, समझ में। एक बार हम फिर से समझते हैं भाई। देखो दो समीकरण दिया रहेगा, x प्लस वाई बराबर 10, अगला समीकरण x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। हम x प्लस वाई का दो मान निकालेंगे, x बराबर 5 रखेंगे तो y का मान 5 आ जाएगा, और x बराबर 6 रखेंगे। देखो x और y का यहाँ अपने से हम मानेंगे, जरूरी नहीं है कि हम 4 रखे हैं 5 रखे हैं, आप भी 4 5 रखिए, जरूरी नहीं है 4 5, आप कुछ भी मान सकते हैं। हम यहाँ 5 माने, आप 4 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, उससे बड़ा भी मान सकते हैं, 7 8 9, जिससे आपकी मर्जी हो, जहां आपकी मर्जी हो। x बराबर हम 5 माने तो आप x बराबर 10 मान सकते हैं, 15 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर x बराबर 5 माने तो y का मान 5 आ जाएगा। हम यहाँ पर x बराबर 6 रख दिए तो x y का मान 4 आ जाएगा। तो इसी तरीके से तो इस रेखा को देखो x कामा y 5 कामा 5, तो 5 कामा 5 हो गया। अब यहाँ पर देखो 5 यहाँ पर मिलेगा x अक्ष पर, तो यहाँ पर क्या हुआ 5 यहाँ पर मिला, और y अक्ष पर 5 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो ये दोनों रेखाएं को जब हम मिलाएं, जहां पर ये दोनों रेखाएं करती है वहां पर एक बिंदु मिलेगा, जो बिंदु मिलेगा जो कहेंगे 5 कामा 5। अब इसी प्रकार जब हम x यहाँ पर 6 रखेंगे तो y यहाँ पर 4, तो x यहाँ पर 6 और y यहाँ पर 4, जब x यहाँ पर 6 रखे y यहाँ पर 4 रखे, जब ये दोनों रेखाओं को मिला दिए तो ये रेखा जाके यहाँ पर मिली, जब ये रेखा दोनों मिली तो यहाँ पर यह 6 कामा 4 हो गया, ये दो बिंदु मिला। अब बिंदु से एक सरल रेखा खींची गई, जो सरल रेखा खींची गई वो क्या हुआ, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, ये सरल रेखा हो गई। इसी प्रकार से x माइनस वाई बराबर हम 4 को लिए, x बराबर 4 हम बताए ना भाई, x का मान कुछ भी रख सकते हैं, y का मान कुछ भी रख सकते हैं, एक मान अपने से रखना पड़ेगा। हम x बराबर 4 रख दिए तो y बराबर 0 आ गया, और x बराबर 5 रख दिए तो y बराबर 1 आ गया, ठीक है भाई। जब हम x का मान 4 रखें, y का मान 0 आया, तो x का मान 4, तो यहाँ पे देखो x यहाँ पे क्या रखेंगे 4, तो यहाँ पे 4 रखें भाई, तो 0 तो नहीं मिल रहा है, तो 0 क्या हो जाएगा, यह 4 का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार x बराबर हम जब 5 रखे, y का मान क्या आया 1, x जहाँ 5 आया, y जहाँ पर 1 आया, तो इसको हम जब y को बढ़ाएंगे तो जाके यहाँ पर काटेंगे। अब इससे एक सरल रेखा जाएगी, जब ये सरल रेखा जाई, दोनों सरल रेखा एक जहां पर काट रही है, जिसका बिंदु है 7 कामा 3, तो यहाँ पर एक बिंदु मिला 7 कामा 3, यहीं पर ये समझो इसका आंसर क्या होगा 7 कामा 3। इसी तरीके से ग्राफ को दर्शाते हैं, ठीक है भाई। आपको अच्छे से समझ में आ गया, पूरा आशा है, पूरा विश्वास है आप अच्छे समझ लिए। इसी तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे किसमें 3.2 में, 3.2 में इसी तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है भाई। यहां तक नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे क्या नियम है, ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। इसका रूल अगला है, जो कि हम इससे पहले ग्राफ के बारे में बता चुके हैं आपको। ग्राफ छाप कर जिसमें 2 समीकरण था और क्या होता है 2 बिंदुओं था, उसके बारे में हम आपको बता दिए। उस टाइप का क्वेश्चन आप 3.2 में मिलेगा। हम अगले की बात करते हैं, अगला नियम क्या है, अगला रूल क्या है भाई। तो देखिए इसमें दिया है, एक तल में यदि 2 रेखाएं दी हो, तो यानी कि एक तल में यदि 2 रेखाएं दी हो, 2 समीकरण दिया हो, तो निम्न 3 संभावनाओं में से केवल एक ही संभावना हो सकती है भाई। यानी कि इसमें एक क्या बोल रहा है कि एक तल में 2 रेखाएं दी हो, 2 प्रकार के समीकरण दिया गया हो, तो उनमें से निम्न में से 3 संभावनाओं में से 3 संभावनाएं होते हैं, 3 संभावनाओं होता है, उनमें से केवल एक संभावना हो सकती है। पहला संभावना क्या है, आइए हम देखते हैं। इसमें बोला दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो कैसा संभावना होगा। अब प्रतिच्छेदित रेखा कैसे होती है हम समझाते हैं ग्राफ पर। जैसे प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, ये समीकरण ऐसे बनेगा, इसका चित्र ऐसे बनेगा, एक रेखा ऐसे जाएगी, अगला रेखा इस तरीके से आएगी भाई, अगला रेखा इस तरीके से जाएगा, ये क्या बोलते हैं एक रेखा इस तरीके से जाएगी। यानी कि ये रेखाएं जहां पर काट रही हैं, जहां पर काटेगी
वहीं पर एक संभावना व्यक्त करेगा। ठीक है भाई, हम बता दिए ना, दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित मतलब काट रही हैं। प्रतिच्छेदित मतलब जहां पर दोनों रेखा काट रही है उसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखा। अब दूसरा संभावना क्या है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती है, अर्थात वे समांतर होती है। जब समांतर के बात आए तो हम ऐसे दो रेखा बना दे भाई जो दोनों रेखा काटती नहीं है भाई। क्या कहेंगे, दोनों रेखा काटती नहीं है भाई। एक रेखा इस टाइप हो गया, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक से बना नहीं भाई। ठीक है, यानी कि दोनों रेखाएं काटती नहीं है, तो ऐसे बनाना है जहां दोनों रेखाएं काटती नहीं है। ठीक है, पहला रेखा हो गया और दूसरा रेखा हम यहां से बना दे जो कि दोनों रेखाएं ऐसे बना भाई, दोनों रेखाएं काटेगी नहीं आपस में, समझ, दोनों रेखाएं आपस में नहीं काटेंगी, जो कि हम कह सकते हैं समांतर रेखा हो। समझ, थोड़ा सा घट बड़ा हो गया, इसको बना लेना ठीक से, जहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती। क्या है, कहीं पर दोनों रेखाएं आपस में काट रही है भाई, जहां पर दोनों रेखाएं आपस में नहीं काटेंगी उसको हम बोल सकते हैं समांतर रेखाएं हैं। आगे क्या है, तीसरा नंबर क्या है, दोनों रेखाएं संपाती होती है। अब संपाती क्या होती है, हम आप इसके बारे में बताते हैं। संपाती क्या होती है, जैसे एक चित्र हम बना दिए इस पटरी के हिसाब से, यहां से हम देखते हैं संपाती क्या होता है भाई। समझ, संपाती ऐसा चीज होता है, इसको हम समझ लेते हैं कि संपाती रेखा क्या होती है। ठीक है, एक रेखा दिया रहेगा, इस पे एक रेखा और आ जाए, समझ में, एक रेखा पर एक रेखा और बन जाए, उसी को क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। समझ में, एक रेखा दिया है उसी पे एक रेखा और बन जाए भाई, इसी पे क्या हो जाए, एक रेखा और बन जाए। जैसे कि यहाँ पर रेखा दिया है और इसी पे हम एक रेखा और बना देते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, एक रेखा हम और बना देते हैं इसी पर बनेगा एकदम भाई एग्जैक्ट। एक रेखा हम और बना दिए यहां से, देख लीजिए, तो इसी को क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। जिसपे एक रेखा दिया है और एक रेखा और बन जाए, तो ना देखो एक दूसरे पर चढ़ जाए, मतलब एक दूसरे पर जब चढ़ जाए तो इसी को क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। संपाती रेखा समझ में नहीं भाई, संपाती रेखा किसे कहते हैं कि इसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे पर चढ़ जाए, एक दूसरे पर खींचा जाए, उसे क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। एक बार हम फिर से समझते हैं क्या दिया है, एक तल में यदि दो रेखाएं दी हो, यानी कि दो प्रकार के समीकरण दिया हो, उसमें निम्न में से तीन संभावनाओं में से केवल एक संभावना हो सकता है, या दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, यानी कि वो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी, या पहला संभावना यह हो सकता है प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदित रेखा कह सकते हैं, समझ में। और दूसरा संभावना क्या हो जाएगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं करती, अर्थात वे समांतर होती है, अर्थात वो क्या हो जाएगी, समांतर रेखाएं में आ जाएगा। और दोनों रेखाएं, तीसरा नियम क्या है, दोनों रेखाएं संपाती होती है, यानी दोनों रेखाएं संपाती होती है, दोनों एक दूसरे पर चढ़ी होती है, तो इसको क्या बोलेंगे, संपाती। समझ, यानी कि इसमें तीन नियम होते हैं, तीन संभावना होता है, तीनों संभावनाओं में से एक संभावना मिल सकता है, या पहला संभावना मिल जाए जिसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, या दूसरा संभावना मिल जाए जिसको बोलते हैं समांतर, या तीसरा संभावना मिल जाता है जिसको बोलते हैं संपाती। अब इसके बारे में प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, समांतर रेखा क्या है और संपाती रेखा क्या है, इसके बारे में हम अब अगले वाले, इसके बाद हम बताते हैं। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट रूल में हम बताते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, आप इतना समझ लीजिए। अब इसके नेक्स्ट रूल में हम बताने जा रहे हैं, इसको उतार लीजिए इतना। इससे पहले प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में बता चुका है, ठीक है। अब प्रतिच्छेदी रेखा जब होता है तो क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। इसको हम जानते हैं, देखो इसमें क्या है, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल, जो कि तीन प्रकार का होता है। कैसे हल किया जाता है, यह तीन प्रकार की तरीके से हल किया जाता है। जैसे कि पहला नियम क्या है, पहला प्रकार क्या है, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जब दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, भाई देखो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, ये दोनों रेखाएं कहां कर रहे हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में समीकरण युग्म का केवल एक हल होता है, यानी कि केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। द्वितीय मतलब दो, आ लगा दिए तो मतलब अद्वितीय, मतलब एक हल के अलावा द्वितीय हल नहीं होगा। यानी कि इस प्रकार के समीकरण जब मिलेगा, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, दोनों रेखाएं के मतलब दो समीकरण मिलेंगे,
तो जब उसको हम हल करेंगे तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस स्थिति में समीकरण युग्म का केवल एक हल यानी कि अद्वितीय हल होता है। एक हल के अलावा अब कोई हल नहीं होगा। समझ में? अद्वितीय मतलब दुई हल नहीं होगा भाई, अद्वितीय। द्वितीय मतलब एक हल के अलावा द्वितीय हल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं का चित्र है। प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती है? दो रेखाएं, जब ये दोनों रेखाएं आपस में एक बिंदु पर काटती हैं, इस स्थिति में समीकरण युग्म का केवल एक हल होता है। अब आगे समझते हैं, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, यानी कि इसका हल है ना भाई, एक हल होता है तो इसका हल हो रहा है, एक ही हल हो रहा है, हल तो हो रहा है ना। जिसका हल होता है रैखिक समीकरण युग्म का संगत युग्म कहलाता है। समझ में? जिसका हल होता है भाई और रैखिक समीकरण का युग्म संगत युग्म कहलाता है। जिसका हल नहीं होगा वह असंगत युग्म होगा, जिसका हल होगा वो संगत युग्म कहलाएगा। चाहे एक ही हल हो, चाहे एक ही हल हो, क्या बोलते हैं, उसका संगत हल करवाएंगे, संगत युग्म होता है। लेकिन जिसका कोई हल नहीं होता है, अपरिमित रूप से कोई हल नहीं है, उसका एक भी हल नहीं है, तो असंगत है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ लीजिए। जिसका एक हल है यानी कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इस स्थिति में समीकरण युग्म का केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय मतलब समझ में, इसके अलावा कोई हल ना हो, मतलब एक हल के अलावा अद्वितीय हल ना हो। तो जब एक हल होता है तो इस प्रकार के समीकरण युग्म जिसका हल होता है, तो इस प्रकार के समीकरण को संगत युग्म कहलाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद बताते हैं दूसरा रूल क्या होता है, इसको उतार लीजिए भाई आप। देखो इसका पहला नियम बता चुके थे जो कि हमारे प्रतिच्छेदी रेखाएं के बारे में था। अब इसके बाद क्या है, दूसरा रूल क्या है इसका, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है। यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को जब नहीं काटती हैं तब क्या करता है, तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, अर्थात वे समांतर है। इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है भाई। जब दो समीकरण हो, दो रेखाएं हो जो कि एक दूसरे को कहीं पर ना काटे, जब दो रेखाएं हो एक दूसरे को कहीं पर ना काटे, उस प्रकार रेखाएं को समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखाओं को समीकरण का कोई हल नहीं होता है। समांतर है, इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। देखो समांतर का चित्र है, ये दोनों रेखाएं हैं। अब ये दोनों रेखाएं कहीं पर काट रही है भाई, कहीं पर नहीं काट रही है। जब ये कहीं पर काटता तो कुछ और बनता, जब ये काट नहीं रहे तो इस रेखाओं को क्या कह सकते हैं, समांतर रेखाएं। यानी कि इसमें दो प्रकार का समीकरण दिया रहेगा। जब दोनों प्रकार के समीकरण को हल करेंगे, जब ये समांतर रेखाएं आएंगी ग्राफ बीत पर, ग्राफ पेपर पर, ग्राफ चार्ट पर हम जब बनाएंगे, वहां पर दोनों रेखाओं को जब सरल रेखा पर खींचेंगे, जब सरल रेखा पे खींचेंगे तो इस प्रकार की रेखा बनेगा, तो वहां पर हम क्या कहेंगे भाई, समांतर है। जब समांतर होगा तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। जब इसका कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा भाई, एक हल क्या होगा, ये समीकरण क्या होगा, संगत युग्म। आगे समझते हैं, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई नहीं हल होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है, तो इस प्रकार रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म होता है भाई। इसका असंगत युग्म होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है, और जिसका हल होता है वो क्या होता है, संगत होता है। समझ में आया मेरी बात? यानी कि इस प्रकार के चित्र जब हमारे ग्राफ पेपर में आता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसमें देखने से लग जाता है कि समांतर रेखाएं हैं। जब समांतर होता है तो वहां पर हम कह सकते हैं भाई इसका कोई हल नहीं होता है। जब इसका कोई हल नहीं होता तो एक बात और कह सकते हैं, ये रेखाएं क्या है, असंगत है। तो ऐसे प्रकार जब ग्राफ पेपर में हमारा दोनों सरल रेखाएं मिलती है तो आप हम कहेंगे इसका कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होगा तो कैसी रेखाएं होंगी, असंगत युग्म होगा। कैसी समीकरण होगा, असंगत युग्म होगा। उतार लीजिए। इसके बाद हम तीसरा रूल थे, इसके बारे में हम बाद में बताने जा रहे हैं। दूसरा रूल तो उतारिए, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। ये तीसरा रूल क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। दोनों रेखाएं संपाती हैं, तो इस स्थिति में जब दोनों रेखाएं संपाती हैं, इस स्थिति में एक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होता है भाई। यानी कि दो समीकरण बना रहेगा। जब दो समीकरण को हम ग्राफ बीच से हल करेंगे, उसमें x y का जब मान निकलेगा, जब हम ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे तो दोनों रेखाएं जब संपाती होगा, यानी दोनों रेखाएं एक ही रेखा से जाएगा, यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे पर चढ़ा रहेगा, तो इसका अनेक हल होगा। तो इस युग्म को दो चरों के रैखिक समीकरण का आश्रित युग्म कहते हैं। इस प्रकार युग्म को इस प्रकार के रैखिक समीकरण का आश्रित युग्म कहते हैं।
रैखिक समीकरण का आश्रित युग्म क्या होता है भाई? सदैव संगत होता है। जिसका अनेक प्रकार का हल है वो सदैव संगत होता है, यानी कि दोनों रेखाएं जब संपाती हो तो इस स्थिति में समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, जब इसको हम ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ग्राफ पेपर पर जाकर ये रेखा दोनों एक ही रेखा पर जाके मिलेगी, एक ही रेखा पर चढ़ेगी, तो इस प्रकार की रेखा को हम संपाती रेखा कहेंगे। असंपाती रेखा जब समीकरण अपरिमित रूप से संपाती होता है, जब समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, तो इस युग्म को दो चरों के रैखिक समीकरण का क्या कहते हैं भाई? आश्रित युग्म कहते हैं। आश्रित युग्म कहते हैं। तो रैखिक समीकरणों को आश्रित युग्म सदैव क्या होता है भाई? संगत युग्म होता है, सदैव संगत युग्म होता है। जब इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, बहुत ज्यादा हल है, इस प्रकार के हल को हम क्या कह सकते हैं? संगत हल कह सकते हैं। यानी कि जब पहले को हल किए, जब हम पहले नियम को हल किए, प्रतिच्छेदी रेखा वो केवल एक हल होता था, उसमें संगत हल होगा, संगत युग्म होता है। अब जब हम दूसरे को हल किए, जब हमारा कोई रेखा प्रतिच्छेदित नहीं होता है, यानी कि समांतर होता है, उसका कोई हल नहीं होता है। जिसका कोई हल नहीं होगा वो कैसा युग्म होगा? असंगत युग्म होगा। जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा वो कैसा युग्म होगा? आश्रित युग्म। सदैव क्या होता है? संगत हल होता है। यानी कि इसमें क्या होता है भाई? रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ बीज से हल, जिसमें 3 नियम था, तीनों नियम बता चुके गया है कैसे हल किया जाता है, किसके बारे में। अब इसके बारे में, इसके आगे हम अगला नेक्स्ट रूल चलते हैं। नेक्स्ट रूल से क्या होता है इसको इतना आप नोट कर लीजिए, हम आगे को समझते हैं। देखिए भाई, इसको उतार लीजिए। देखो भाई, इससे पहले हम रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी बीज से हल करने के लिए 3 नियम बता दिया गया था। तीनों नियम को कैसे हल किया जाता था उसके बारे में बता दिया जाता था। तीनों नियम का संगत है, का असंगत है, क्या है। अब हम देखते हैं, उसी को हम एक चार्ट पेपर पे बना के देखते हैं इसको क्या होता है, कैसे होता है। समझ? जैसे कि इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में दिया रहेगा दो समीकरण, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, या a1x, यहाँ पर a1x नहीं होगा भाई, a2x और b2y और c2, यानी दो प्रकार का समीकरण दिया जाएगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, या करके इस प्रकार समीकरण दे दिया जाए a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण को हम तुलना करेंगे, x का गुणांक और y का गुणांक। जैसे अनुपातों की तुलना है, अनुपातों की तुलना में दे दिया जाए, हम इसको यहां से हम पार देते हैं। अनुपातों की तुलना में दे दिया जाए a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके? b1 बाई b2 के। a1 कहां से मिलेगा? x का गुणांक, और a2 कहां मिलेगा? x गुणांक। यहां पर भी ये समीकरण से मिलेंगे। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। ग्राफी निरूपण में हम क्या कहेंगे भाई? ग्राफी निरूपण में कहेंगे दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। जब हम ग्राफ पे बनाएंगे या हमको इस प्रकार के समीकरण मिल जाए, उसमें पूछ ले क्या है, प्रतिच्छेदित करते हैं कि नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आप हमको चेक करना होगा a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 के। तो हम कहेंगे दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ये क्या है? ग्राफी निरूपण में। अब बीजगणितीय निरूपण में क्या होता है भाई? बीजगणितीय निरूपण हम कहेंगे a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। हम कहेंगे केवल एक हल होता है इस बीजगणितीय रूप में, इस समीकरण का केवल एक हल होता है, जिसको बोलते हैं अद्वितीय हल होता है। ठीक है भाई, आपको समझ में आ गया होगा, हम इससे पहले आपको समझा दिए हैं। अब हम दूसरा देखते हैं, जैसे कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के और बराबर है c1 बाई c2 के, यानी तीनों का अनुपात तुलना बराबर हो, तो इस प्रकार के ग्राफी निरूपण में हम कहेंगे दोनों रेखाएं क्या है? संपाती है। संपाती का मतलब बता दिए, जो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर चढ़ी रहे। जब ग्राफी निरूपण में क्या हो जाएगी? ये दोनों रेखाएं संपाती होंगी। अब बीजगणितीय निरूपण में क्या कहेंगे हम भाई? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका हल क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है भाई, हम आगे चलते हैं कि जैसे कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के और बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, यानी दो अनुपात बराबर हो, तीसरा अनुपात बराबर ना हो, तो इस प्रकार के समीकरण को हम कहेंगे ग्राफी निरूपण में दोनों रेखाएं क्या है भाई? संपाती होंगी। दोनों रेखाएं समांतर होगी, जो कि एक दूसरे को रेखाओं तक
प्रतिच्छेदित नहीं करती है। तो हम बीजगणितीय निरूपण में क्या कहेंगे, कोई हल नहीं होगा। बीजगणितीय रूप में क्या कहेंगे, इस प्रकार समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है भाई, आपको इस चार्ट पेपर से बनाकर आपको समझ में आ गया होगा। जब a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है तो ग्राफिक विधि में कहेंगे दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी, और बीजगणितीय निरूपण कहेंगे केवल इसका एक हल होगा या द्वितीय हल होगा। और हम दूसरा चेक करेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 दोनों रेखाएं संपाती होंगी। तो ना ग्राफी निरूपण कहेंगे जब ये तीनों अनुपात बराबर होगा तो ग्राफी निरूपण हम कहेंगे दोनों रेखाएं संपाती होंगी। और बीजगणितीय निरूपण कहेंगे अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होगा। ठीक है, a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है तीसरे वाले के c1/c2 के। तो इस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहेंगे, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। लेकिन अब बीजगणितीय निरूपण क्या कहेंगे, कोई हल नहीं होगा इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब इतना आप उतार लीजिए। अब इसका रूल नेक्स्ट चलते हैं अगला रूल क्या होता है, इसके उतारने के बाद हम आपको जस्ट बता रहे हैं, इतना नोट कीजिए। अब इसके बारे में अगला रूल जो होता है, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के बीजगणितीय विधि में 3 प्रकार के होते हैं। बीजगणितीय विधि जो हल किया जाता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला विधि क्या होता है भाई, प्रतिस्थापन विधि। जो प्रतिस्थापन विधि होता है जिसमें कि एक जो भाई बीजगणितीय विधि होता है, हमारा मेन उद्देश्य होता है खाली x और y का मान निकालना, जिसमें कि 2 समीकरण दिया रहेगा उसमें x और y का मान निकालना, यही मेन उद्देश्य होता है। अब ये 3 प्रकार का होता है, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा विधि क्या होता है जिसको बोलते हैं विलोपन विधि, और दूसरा विधि क्या होता है भाई जिसको विलोपन विधि बोलते हैं, ये विलोपन विधि है। और तीसरा क्या है, वज्र गुणन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि को हम देखते हैं। चरण 1 में क्या कहता है, एक चर का मान माना y को दूसरे चर का मान माना x पदों में किसी भी समीकरण से ज्ञात करेंगे, यानी पहले चरण में बोल रहा एक चर का मान माना y का दूसरा चर का मान माना x के पदों में किसी भी समीकरण से ज्ञात करेंगे जो कि सुविधाजनक हो। यानी कि चर और x माना y को दूसरे चर का मान x पदों में किसी भी समीकरण से ज्ञात करेंगे जो कि सुविधाजनक हो। अब चरण 2 क्या कह रहा है, y के इस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। हम y या x का कोई भी मान निकालेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है ना, एक चर का मान माना y को दूसरे चर का मान x के पदों में रखेंगे। यहाँ पर 2 समीकरण दिया रहेगा, उसमें हम पहले x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो, x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो। फिर दूसरे चरण बोलना y के इस मान को दूसरे समीकरण में प्रस्थापित करेंगे। जब y का मान निकल जाएगा तो दूसरे समीकरण हम प्रस्थापित करेंगे और इसको एक चर x के समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो उस जब y का मान निकल जाएगा, जब दूसरे समीकरण बनाएंगे तो एक चर के रूप में बन जाएगा, या x चर के रूप में बनाइए या y के चर के रूप में बनाइए। तो यहाँ पर बोल रहा है इसको एक चर x के समीकरण के रूप में बदलेंगे। जब बदल लेंगे तो वहां पर जिसको हल किया जा सकता है, जब एक चर में हो जाएगा जिसको हल करेंगे तो वहां पर उस चर का मान निकल जाएगा जो हल किया जा सकता है। कभी कभी हमें बिना किसी चर के कथन प्राप्त होते हैं। कभी कभी जब हम कहते हैं कि x या y का मान निकालकर x वाले में रख देंगे, एक प्रकार के चर के रूप में बदल लेंगे, तब जब बदला जा सकता है तो जिसको हल किया जा सकता है, कभी कभी हमें बिना चर के कथन प्राप्त होंगे। यदि यह कथन सत्य है भाई, जब बिना चर के कथन प्राप्त होंगे, यह कथन सत्य है तो हम यह कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण का युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यदि प्राप्त कथन असत्य हुआ तो क्या कहोगे भाई, जब प्राप्त कथन असत्य हुआ तो रैखिक समीकरण का युग्म कोई हल नहीं होगा। अब चरण 3 में क्या कहता है, चरण 2 से प्राप्त x अथवा y का मान। चरण 2 से जो x या y का मान प्राप्त होगा, हम x के पदों में करेंगे, x के पदों में लाएंगे तो y का मान निकलेगा वहां पर, या y के पदों में लाएंगे तो x पदों में लाएंगे तो x का मान निकलेगा, y के पदों में लाएंगे तो y का मान निकलेगा।
जिससे चरण 2 से प्राप्त x अथवा y का मान उस समीकरण में रखेंगे जिस चरण 1 में प्रयोग किया है, जिसका चरण 1 में प्रयोग किया है में प्रतिस्थापित करके दूसरे चर का मान निकालेंगे। यानी कहने का मतलब भाई यहां पर इसका मतलब क्या होता है, x 2 समीकरण दिया रहेगा, दूसरे समीकरण को हम चेंज करेंगे, एक चर के रूप में बदलेंगे। जैसे x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 5। हम एक समीकरण को मान निकालेंगे, एक चर का मान निकालेंगे। x बराबर 4 माइनस 5 कर सकते हैं, x बराबर y माइनस 5 कर सकते हैं। जब x बराबर y माइनस 5 आया तो x का वैल्यू पहले वाले समीकरण में रख देंगे। जब हम पहले वाले समीकरण में रख देंगे तो क्या होगा, वहां पर एक चर के प्रकार में आ जाएगा, एक चर के रूप में बदल लेंगे। जब एक प्रकार के चर के रूप में बदल लेंगे, जब उसको हम आगे हल करेंगे, कभी कभी बिना चर के कथन प्राप्त होते हैं। जब कथन वहां पर हमारा बिना चर के प्राप्त हो, उस प्रकार के कथन को सत्य है तो उसमें हम कह सकते हैं इस प्रकार के रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। असत्य है तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इसका कोई युग्म हल नहीं है। जब वहां पर एक चर का मान पता हो जाएगा तो दूसरे चर में यहाँ पर दूसरे चरण से x अथवा y का मान उस समीकरण में चरण 1 में रखकर दूसरे चर का मान प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद इतना आप रूल से देखिए, अब इसका एग्जाम्पल इसके बाद हम करवाते हैं, इतना नोट करिए। इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल करवाते हैं जिससे आपको अच्छे से 100% आप पूर्ण रूप से समझ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट करिए। देखो भाई, जो एक रैखिक समीकरण युग्म का हल करने का बीजगणितीय विधि था, जो पहला विधि था उसको हम समझा दिए। अब आइए इसको हम एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल दिया, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए, हल कीजिए। यहाँ पर 2 समीकरण दिया, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। तो इसमें x y का मान निकालना है। यहां से हम हल करते हैं, x प्लस वाई बराबर 14 है पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4 है, ये दूसरा समीकरण हुआ। देखो भाई, इसमें 2 प्रकार समीकरण है जिसमें x और y का मान निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, x को यहीं पर रखते हैं, बराबर 4 है, ये माइनस वाई उस साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस वाई। x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस वाई। अब इसका मान हम क्या करते हैं, इस x बराबर 4 प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण हम 1 में रख देते हैं भाई। जब समीकरण 1 रखेंगे, समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 4। तो देखो इसको हम इसका मान पहले वाले समीकरण रखेंगे, तो x जहां क्या रखेंगे 4 प्लस वाई होगा, फिर प्लस है यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर y और बराबर क्या है 14, बराबर 14 लिखेंगे। देखो 4 प्लस वाई बराबर 14, ये 4 हो गया, ए वाई हो गया, ए वाला वाई हो गया, बराबर 14 हो गया। जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2y बराबर 14 हो जाएगा। हम इसको इधर से हल कर लेते हैं भाई, इधर से हल कर लेते हैं। तो 2y को रोकेंगे, 4 इधर है, बराबर कुछ साइड हो जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो देखो भाई 2y बराबर 14 माइनस 4 हो जाएगा। 2y बराबर 14 में 4 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। y बराबर देखो इधर 2 गुणे में उधर जाएगा, भागे में 10/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 5 10, यानी y बराबर 5 आ गया। y का मान 5 आ गया। तो यहाँ पर हम कहेंगे, यहां से हल करते हैं, यहां से देख लीजिए, y बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या था भाई, x प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 14, तो y के जगह पर हम 5 रखेंगे भाई, तो x यहाँ पर x रख दिए, तो y जहाँ 5 रखेंगे ना, तो x प्लस वाई जहाँ 5 बराबर 14 हो जाएगा। तो इसको आगे हल करेंगे तो देखो x बराबर 5 क्या है भाई, प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 14 माइनस 5। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे 9, यानी कि x का मान आ गया 9, x बराबर 9, y बराबर 5, यानी कि इसका मान क्या आया भाई, x बराबर 9 आ गया और y बराबर कितना आया 5। हमको x और y का मान निकालना, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। x y का मान निकाल लें, इसी को बोलते हैं भाई प्रतिस्थापन विधि।
ठीक है। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, यहाँ पर एक बार समझते हैं। दो समीकरण दिया रहेगा, पहला समीकरण ए है, दूसरा समीकरण ए है। इसमें हम एक चर के रूप में बदलेंगे। तो देखो इसमें क्या किए, यक्स का मान निकालने पहले, माइनस वाई को उस चार की तरफ भेज दिए, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यक्स बराबर 4 प्लस वाई का मान, यक्स बराबर निकल गया, तो इतना 4 प्लस वाई हो गया का मान समीकरण 1 में रख देंगे। अब समीकरण 1 क्या था, यक्स प्लस वाई बराबर 14। इसमें यक्स यहाँ क्या रखेंगे, ये 4 प्लस वाई और प्लस वाई हो जाएगा बराबर 14 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 4 प्लस वाई और ये वाला वाई बराबर 14। अब 4 प्लस 2 वाई बराबर 14, 2 वाई बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 10, 2 वाई बराबर 14 माइनस 4 हो जाएगा, 2 वाई बराबर 10, वाई बराबर 5, 10/2 भाग हो जाएगा 5। वाई का मान जब 5 आ गया तो हम क्या करेंगे, वाई बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण क्या था, एक यक्स प्लस वाई बराबर 5। जब इसमें हम यक्स वाई यहाँ 5 रख देंगे, यक्स का मान कितना आएगा 9। तो यही हमको निकालना था भाई, यक्स और वाई का मान। ठीक है, यहाँ तक निकल गया, आप इतना नोट करिए। अब अगला विधि पे हम चलते हैं जिसको बोलते हैं विलोपन विधि। अब विलोपन विधि क्या होता है, आइए हम इसको देखते हैं। ठीक है, इतना उतारिए क्या होता है जो कि विलोपन विधि। बीजगणितीय विधि में दूसरा नियम है क्या, विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होता है भाई, हम इसको समझते हैं। ठीक है, ये दूसरा नियम है। तो चरण 1 में क्या कह रहा, कहता है कि इसमें सर्वप्रथम दोनों समीकरण को उपयुक्त शून्येतर अचरों से किसी एक चर x अथवा y के गुणांकों को संख्यात्मक रूप से समान करने के लिए गुणा कीजिए। यानी कि यहाँ पर फिर से हम समझते हैं कि सर्वप्रथम दोनों समीकरण को, दो समीकरण रहेंगे, अब दोनों समीकरण को उपयुक्त शून्येतर अचर, यानी कि शून्येतर अचर क्या होता है भाई, शून्येतर अचर क्या होता है, जिसका शून्य ना हो, यानी कि उसमें शून्य नहीं हो, शून्य संख्याओं से गुणा नहीं करना है। शून्येतर अचरों से किसी एक चर x अथवा y के, तो दो समीकरण रहेगा, एक समीकरण में शून्येतर अचरों से गुणा करना पड़ेगा। शून्येतर मतलब कोई संख्या से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि उसमें कोई भी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन अचर जो पद होंगे उसमें जीरो नहीं होना चाहिए भाई, जीरो नहीं होना चाहिए। शून्येतर अचरों से, अचरों मतलब जो जीरो से अनंत तक हो, समझ, जीरो से अनंत तक हो, समझ, 1 से अनंत तक हो, उसको शून्येतर अचरों से गुणा करना पड़ेगा। समझ, जब हम शून्येतर अचरों से गुणा करें, जो शून्येतर अचरों से किसी एक चर x अथवा y के गुणांकों के संख्यात्मक रूप से, एक चर में गुणा करना पड़ेगा, चाहे x में चाहे y के गुणांकों को संख्यात्मक रूप से समान करने के लिए गुणा कीजिए। तो भाई हम क्या करते हैं, दो समीकरण दिया रहेगा, उसमें संख्याओं से गुणा करेंगे, एक चर x अथवा y के गुणांकों को समान करने के लिए हम संख्यात्मक रूप से गुणा करते हैं। तो दूसरा चरण क्या कहता है, पुनः एक समीकरण को दूसरे में जोड़े या घटा दें। जब हम गुणा करके जब हम कोई चर को समान कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, तो पुनः एक समीकरण को दूसरे समीकरण में जोड़े या उसमें से घटाएं, जिससे कि एक चर विलुप्त हो जाए। समझ में, तो इसमें कहने का क्या मतलब है भाई, दो समीकरण रहेगा, दोनों समीकरण में एक चर को समान करेंगे, एक चर को समान करने के लिए हम किसी न किसी संख्या से गुणा करेंगे। जब एक चर समान हो जाता है तो हम कहते हैं कि दूसरे चरण में क्या कहता है, पुनः एक समीकरण को दूसरे समीकरण में जोड़े या घटाएं। जब जोड़े या जोड़े घटाएं जिससे कि एक चर उसमें से विलुप्त हो जाए, विलुप्त मतलब खत्म हो जाए, गायब हो जाए। यदि आप एक चर में समीकरण पाते हैं तो चरण 3 में जाइए। जब एक चर में समीकरण पाते हैं तो चरण 3 में चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। यदि चरण 2 में हमें चर रहित क्या होता है भाई, ये समझिए। चर रहित मतलब कि यदि दो समीकरण जिसमें चर ना हो, तो मैं इसमें बोल रहा चरण 2 में हमें चर रहित एक सत्य कथन प्राप्त हो। चर रहित मतलब जिसमें चर ना हो, जिसमें x और y चर ना हो, चर रहित एक सत्य कथन प्राप्त हो, तो हम कह सकते हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब यह कथन सत्य होता है, कब, जब चर रहित आता है। तो यदि चरण 2 में हमें चर रहित असत्य कथन मिले, तो असत्य कथन प्राप्त हो, तो हम कह सकते हैं यह रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा भाई। समझ में आया? अब चरण 3 की बात किया है, अब हम चलते, इस प्रकार एक चर x अथवा y में प्राप्त समीकरण को उस चर का मान ज्ञात करने के लिए हल कीजिए। तो उसमें हम क्या करते हैं, जब यहां से हम बताए ना, जाए यदि
यहां से बताया था जब विलुप्त हो जाए तो आप एक चर में समीकरण पाते हैं तो चरण 3 में जाइए। जब एक प्रकार के समीकरण को पाते हैं, एक चर में प्राप्त समीकरण को प्राप्त पाते हैं, इस प्रकार एक चर x या y में प्राप्त समीकरण को उस चर का मान ज्ञात करने के लिए हल कीजिए। चौथे चरण में हम चलते हैं। क्या होता है भाई, x या y के इस मान को मूल समीकरण में से किसी एक दूसरे का मान ज्ञात करने के लिए प्रतिस्थापित कीजिए। कुल मिला के क्या होता है भाई, इसमें x और y का मान निकालना होता है। अब x y का मान कैसे निकलेगा, हम एग्जाम्पल की तौर से समझते हैं कि विलोपन विधि क्या होता है। ठीक है भाई, विलोपन विधि क्या होता है एग्जाम्पल तौर से हम समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से इसके बारे में, इसके डिफिनेशन के बारे में हम एक एक पॉइंट भी समझ लेंगे जब हम एग्जाम्पल को समझेंगे तो। ठीक है, इस विलोपन विधि का क्या बोलते हैं कि कुछ नियम उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, तब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए भाई। देखो भाई, विलोपन विधि को एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल से हल करते हैं कि एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। तो इसमें बोला निम्न रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है। तो इसमें समीकरण 2 दिया रहेगा, x + y = 5, और दूसरा समीकरण दिया है 2x - 3y = 4। ठीक है, तो इस समीकरण को हम यहां से हल करते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है भाई, x और y का मान निकालना होता है। पहला समीकरण क्या है, वो x + y = 5, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है, x + -3y = 4। तो देखो भाई, उसमें चरण 1 में बोला गया था जब हल करते समय इसमें हम क्या करेंगे, एक चर को समान करते हैं। एक चर को समान करने के लिए किसी शून्येतर संख्याओं से गुणा करना पड़ता है। अब शून्येतर संख्या क्या होगा, उसमें हम एक चर को समान करेंगे, चाहे y वाले को समान कर दे, चाहे x वाले को समान कर दे। तो इसमें हम क्या कर देंगे, देखो इसमें 3y है, इसमें भी y है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है। हम क्या करेंगे, y वाले को समान कर देते हैं। अब y वाले को समान करना है तो यहाँ पर हमको समान करने के लिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। अब किसी ऐसा कोई संख्या तो है नहीं कि हम गुणा करें 3 मिल जाए, समझ। अब देखो 3 से गुणा करें, यहाँ पर या x + y = 5 है, हम ऊपर 3 से गुणा कर दें। अब समीकरण 1 में बोल दो भाई 3 से गुणा करने पर, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, जब हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा भाई, समीकरण 1 को 3 से गुणा करो तो इसमें करेंगे 3x फिर प्लस 3y अब बराबर 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे समीकरण को इसके नीचे उतारते हैं। ठीक है, अब दूसरे समीकरण को उतारें तो क्या हो जाएगा, 2x - 3y अब बराबर 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ने या घटाने पर, हम क्या करते हैं, जोड़ने पर, यहां पर लिख देंगे जोड़ने पर। जब हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो जोड़ का चिन्ह लगाएंगे भाई। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, देखो a + माइनस होगा, 3y से 3y कैंसिल, तो यहाँ पर देखो 3x 2x कितना हो जाएगा भाई, 5x बराबर 15 में से 15 और 4 जोड़ कितना हो जाएगा, 19। तो यहाँ पर क्या हुआ, x बराबर 19/5 हो जाएगा भाई। x का मान निकलेगा 19/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे हम समझते हैं y का मान निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, x बराबर हमारा क्या मिला, 19/5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख दो। जब हम समीकरण का 2 में रखेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर -19/5 का मान समीकरण 2 में रखने पर। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा भाई, समीकरण 2 क्या है, 2x यहाँ क्या रखेंगे, 19/5 हो जाएगा, x बराबर 19/5 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, फिर y और बराबर 4। क्या करेंगे, y का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर देखो 2x - 3y बराबर 4 है, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 19/5 - 3y बराबर 4। अब यहाँ पर उसको हम उधर ले जाएंगे, तो उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा भाई, तो देखो यहाँ पर 2 से गुणा करो तो 19 दूना 38/5 हो जाएगा, -3y बराबर, या इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, -3y बराबर 4। यहाँ पर क्या है, 19 दूना 38/5, इधर प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में 38/5 हो जाएगा। तो देखो -3y बराबर 5 और 20 38/5 हो जाएगा। हम इसको और आगे बढ़ा देंगे तो देखो -20 38 में से 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो देखो आसमान चिन्ह घट जाता है और बड़े का चिन्ह लग जाता है, तो हम घटाएंगे तो 20 38 है ना, तो क्या होता है कि
18 बचेगा भाई। -3y बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। -18/5 हो जाएगा। 38 में से 20 घटाएंगे तो अब क्या करेंगे, y बराबर -3 उधर जाए क्या हो जाएगा, भागे में इधर गुड़े में, -18/-3 गुड़े 5 हो जाएगा। 3 माइनस कैंसिल, 3 का नाम 3, 3 बचे 15 हो जाएगा। 3 6 18 हो जाएगा। तो y बराबर कितना मिलेगा भाई, 6/5। y का मान आया 6/5 और x का मान कितना आया भाई, 19/5। x का मान आया 19/5। इसी का मान निकालना था, इसी को बोलते हैं विलोपन विधि। इसी क्या बोलते हैं भाई, विलोपन विधि। ठीक है, इस एग्जाम्पल उतार लीजिए। अब हम अगले नियम पर चलेंगे जिसका नाम है वज्र गुणनखंड। ठीक है, उतार लीजिए भाई यहां तक। देखो भाई, ये तीसरा नियम है बीजगणितीय का। तीसरा नियम है जो बीजगणितीय विधि से हल करते हैं। पहला नियम हम प्रतिस्थापन विधि बता रहे हैं, दूसरा नियम विलोपन विधि और तीसरा नियम हम देखते हैं वज्र गुणनखंड विधि। तो वज्र गुणन विधि क्या होता है भाई, इसमें 2 समीकरण दिया रहेगा। दूसरा 2 समीकरण दिया रहेगा जिसको हम बोलते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण ये दिया रहेगा और दूसरा समीकरण दिया रहेगा a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। ऐसे समीकरण दिया रहेगा जो कि 2 समीकरण होगा। तो इसमें क्या होता है भाई, x और y का मान निकालना होता है, x और y का वैल्यू निकालना होता है। तो हमको जब x का मान निकालना होता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x वाले को बंद कर देंगे। जब x का मान निकालना होता है भाई तो यहाँ पर x वाले को बंद करके y वाले को हम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो x का मान निकालना, तो x वाले को बंद कर दिए। अब हम x का मान निकालने के लिए x वाले को बंद कर दिए और x बटे क्या हो जाएगा, इसका मान निकालना है भाई। x वाले को बंद कर दिए तो x ऊपर रहेगा, फिर बाकी अब गुणा होगा। अब b1 का गुणा c2 हो जाएगा, तो यहाँ पर b1 गुणे c2, फिर माइनस हरदम लगेगा, फिर c1 गुणा b2 होगा, c1 गुणे b2। ठीक है, अब बराबर अब हमको किसका मान निकालना है भाई, y का। जब y का मान निकालना है तो y वाले को हम बंद कर देंगे। जब y वाले को बंद कर देंगे तो हम y को ऊपर रख देते हैं। तो y को ऊपर जब रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब c1 गुणा a2 करेंगे। ए भाई देखो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, जब हम x वाले को बंद किए तो b1 c2 फिर c1 b2 गया था, b1 c2 माइनस c1 b2 गया था। अब y वाले को बंद करें तो हम यहां से उठाएंगे क्योंकि b1 के बाद c1 आएगा ना कि a1 आएगा। तो c1 का गुणा a2 में होगा, तो तिरछे में गुणा होता है c1 गुणे a2, यानी c1 a2 माइनस फिर a1 c2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं भाई, अब c1 को बंद करेंगे। जब c1 को बंद करेंगे तो इसका गुणांक क्या बोलते हैं, c1 को बंद किए, जैसे यहाँ पर x को बंद किए तो x को ऊपर रखें, y को बंद किए तो y को रखें। अब इसको बंद करें तो इसका गुणांक मतलब इसका अचर पद है, इसके जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 बटे हो जाएगा, इसके जगह पर हम 1 रखेंगे। अब 1 बटे हो जाएगा, अब इसका गुणा इसके c1 के बाद फिर a1, तो a1 गुणे b2 हो जाएगा। तो a1 के गुणा b2 करें तो क्या हो जाएगा, a1 b2 फिर b1 गुणा a2 हो जाएगा, फिर माइनस b1 a2, यहाँ पर b1 a2 हो जाएगा भाई यहां तक। अब यही हल करने का नियम होता है भाई, यही हल करने का नियम होता है, यही नियम से चलते हैं। अब जैसे x का मान निकालना हो जाए तो हम क्या करते हैं, x वाले को लास्ट वाले से तुलना करेंगे। तो x बराबर क्या होता है, b1 c2 माइनस c1 b2। अब जैसे x वाले का मान निकालना होगा तो x वाले से लास्ट वाले से तुलना करेंगे। तो x बटे b1 c2 माइनस c1 b2। अब बराबर लास्ट वाला क्या है, 1 बटे a1 b2 माइनस b1 a2। तो x का मान निकालना, तो x वाले को रोकेंगे। अब ये भाग में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस c1 b2 बटे a1 b2 माइनस b1 a2। ये x का मान निकालने का सूत्र निकल जाएगा भाई, x का मान निकालने का सूत्र निकल जाएगा। आप डायरेक्ट इसी सूत्र से निकाल भी सकते हैं वज्र गुणनखंड में। अब x का मान निकालने के इसी तरीके से होता है। अब ऐसे y का मान निकालना होगा तो y बराबर y बटे क्या है भाई, यहाँ पर y बटे क्या है, y बटे c1 a2 माइनस a1 c2 बराबर लास्ट वाले से हरदम तुलना किया जाएगा भाई। यहाँ पर a1 b2 माइनस b1 a2। अब y का मान निकालने के लिए तो y को रोकेंगे, इस भाग में उधर जाकर गुणा हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, c1 a2, यहाँ पर c1 है भाई, c1 a2 माइनस a1 c2 बटे a1 b2 माइनस b1 a2।
ए वाई का मान निकलना है। तो वाई का मान निकलने की यही विधि अपनाएंगे, ठीक है भाई। तो देखो इसका तीसरा नियम भी हो गया। अब इस तीसरे नियम को इसी तरीके से हल करते हैं। तो इसी प्रकार अब इसका एग्जाम्पल लेकर हम हल करेंगे। तो इस नियम को उतारिए, अब इसका एग्जाम्पल इसके बाद तुरंत जस्ट बताते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए भाई। देखो भाई, इससे पहले अब हम इसका अवज्य गुणन विधि का नियम बता दिए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? निम्न रैखिक समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इस हल को हल करेंगे तो इसको हम लिखते हैं भाई, देखो यहां से। अब हम यहां से क्या करेंगे? क्या लिखा है? पहला 2x प्लस वाई, 5 उस साइड है, इधर ले गए क्या हो जाएगा? -5y बराबर 0। समीकरण 1 हो गया। ऐसे इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 3x प्लस 2y, 8 उस साइड है, इधर लेके आए क्या हो जाएगा? -8 बराबर 0 हो गया। समीकरण 2। अब हमको x का मान निकालना है भाई, जैसे हम वहां पर हल किए थे। x का मान निकालना है तो x वाले को ऊपर, अब x वाले को क्या करेंगे भाई? बंद कर देंगे। जब हम इसको बंद कर देंगे तो y का गुणांक 1 है, 1 गुणा -8 हो जाएगा भाई। तो 1 गुणा -8 में तो क्या हो जाएगा? 1 गुणे, यहाँ पर 1 गुणे -8, फिर माइनस हरदम लगता है, फिर -5 गुणा 2 हो जाएगा, -5 गुणे 2 हो जाएगा। अब y का मान निकालना है भाई, तो y वाले को बंद कर देते हैं, ठीक है। जब y वाले को हम यहाँ पर बंद कर देंगे तो यहाँ पर देखो भाई, y वाले को बंद कर दिए। अब y को ऊपर रखते हैं। जब y वाले को ऊपर रखेंगे तब -5 C1 का गुणा होगा ना, तो -5 गुणा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -5 गुणे 3 हो जाएगा। इसको बराबर चिन्ह ठीक से हम लगाते हैं। -5 गुणे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस लगता है, फिर 2 को गुणे -8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे -8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या किसका मान निकालना है भाई? अब लास्ट वाले को निकालेंगे तो लास्ट वाले का गुणांक, मतलब इसको हरदम 1 माना जाएगा। जब 1 माना जाएगा तो अब इसका गुणा 2 का गुणा 2 हो जाएगा, इसका गुणा इसका गुणा इसमें, तो 2 का गुणा 2 हो जाएगा, 2 गुणे 2, फिर लास्ट में हरदम माइनस, फिर 1 गुणा 3 हो जाएगा। y का गुणांक 1 है ना, 1 गुणे 3 या 3 गुणे 1। अब हमको क्या करना है? x y का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो इसको आगे हम हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से हम हल करते हैं तो यहाँ से देखते हैं कि x बराबर x बटे -8 गुणा 1 करें तो -8 हो जाएगा, फिर माइनस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, -10 को गुणा माइनस में करें तो माइनस प्लस 10 हो जाएगा, फिर बराबर ऐसे y बटे 5 तिहाई 15 -15 हो जाएगा। अब यहाँ पर -8 दूनी 16, अब 16 माइनस में माइनस गुणा माइनस में क्या हो जाएगा? +16 हो जाएगा। फिर बराबर ऐसे लास्ट में हल करेंगे तो 1 2 दूनी 4 और 3 का नम 3 -3 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसको हम यहाँ से हल करते हैं। यहाँ से देखिएगा, इसको हम यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। अब लास्ट वाले तुलना, तो x का तुलना लास्ट वाले से करेंगे। तो x का मान क्या है? x बटे, देखो 10 में से -2 घटाएं क्या हो जाएगा? 2, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? लास्ट वाले से 1 बटे 1, तो 1 बटे 1 होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 को गुणा करें तो x बराबर 2, x का मान 2 आ जाएगा, a का आंसर x का a हो जाएगा। अब y की निकालेंगे तो y बराबर क्या है? y का मान निकालेंगे तो y बटे 16 - 15, 16 में से 15 घटाएं तो 1 बचेगा, तो 1। अब बराबर लास्ट वाले तुलना करेंगे तो देखो 1 बटे 4 - 3, 4 - 3 में से 4 में से 1 3 घटाएंगे, y बराबर क्या हो जाएगा? 1 गुणे 1, y का मान 1 आ गया और x का मान 2 आ गया। x का मान 2, y का मान 1। इसी को बोलते हैं वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। अब इसके बाद एक नियम और है, इसके हिसाब से अगला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन का फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उतार लीजिए, एक नियम और बताना है भाई, इसको समझ लीजिए और नोट करिए, आगे चलते हैं। फिर इस चैप्टर का जो कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण योग में, इस चैप्टर का लास्ट नियम है, जो कि लास्टवा नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन 3.6 में मिलेगा। तो हम क्वेश्चन जो है ए हेडिंग हम देखते हैं, दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। जब वहां पर रैखिक समीकरण को बदल जाए तो हम कैसे हल करते हैं? हम एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, इसमें ज्यादा नियम नहीं लिखाएंगे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। इसमें दिया निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए, हल ज्ञात कीजिए, समझ में? तो देखो समीकरण पहले क्या था? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? बटे में आ गया, 1 बटे x 1 बटे y में आ गया। तो हम क्या करेंगे? x और y का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, यहां से हल करते हैं हम। माना 1 बटे x बराबर 1 बटे x बराबर a और 1 बटे y बराबर b मान लेते हैं। यानी 1 बटे x जहां पे a रखेंगे,
1 बटे वाई जहां पर बी रखेंगे। तो हम समीकरण को उठाते हैं तो यहाँ पर क्या था भाई 1 बटे 2 और 1 बटे एक्स, यानी कि यहाँ पर 2 तो नीचे था, पहले से यहाँ समझ लीजिए, यहाँ तक देखो 1 बटे एक्स है ना भाई, और ये 2 तो पहले से ही नीचे है। तो यहाँ पर 1 बटे एक्स जहां पर हम क्या रखेंगे भाई, 1 बटे एक्स जहां पर ए रखेंगे और बटे में 2 है तो 2 रखेंगे, फिर प्लस ऐसे 1 बटे वाई जहां क्या रखेंगे बी, और बटे में क्या है 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे और बराबर 2। समझना। इसी प्रकार को अगले हम करेंगे तो यहाँ पर अगला क्या है भाई, अगला देखते हैं अगला समीकरण 1 बटे 3, 1 बटे एक्स जहां क्या रखेंगे भाई ए, तो ए रखेंगे और बटे में क्या हो जाएगा 3, प्लस 1 बटे 2 वाई है तो 1 बटे 2 वाई, 1 बटे वाई जहां क्या रखेंगे बी, अभी बटे 2 बराबर 13 बटे 6। अभी इस समीकरण को हल करते हैं तो यहाँ पे देखो 2 और 3 का लासा क्या हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, तो 3 और 2 का लासा 6 हो जाएगा, 2 3 6 3 बढ़ गया, 3 गुणा एम करें 3a हो जाएगा। 3a को हम ठीक से लिखते हैं भाई 3a प्लस 3 दूनी 6 2 बढ़ गया, 2 को गुणा बीम करें कितना हो जाएगा 2b। यहाँ पर क्या बचा है बराबर 2 बचा है। तब यहाँ पर इसको आगे हल करते हैं 3a प्लस 2b बराबर 6 उधर जाए तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, समीकरण 1 यहाँ से मिल जाएगा। इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो 2 और 3 का लासा 6, 3 दूनी 6 2 बार गया, 2 को गुणा एम करें क्या हो जाएगा 2a प्लस 2 3 6 3 बार गया, 3 गुणा बीम करें कितना हो जाएगा 3b और बराबर 13 बटे 6। तो यहाँ पर 2a प्लस 3b बराबर 13, अब 6 क्या है भाग में उधर जाए क्या हो जाएगा गुणे में 6 बटे 13 गुणे 6 बटे 6, 6 से 6 कैंसिल, तो 2a प्लस 3b बराबर क्या हो जाएगा 13। तो यहाँ पर समीकरण 2 मिला, समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। अब इसको आगे हल करते हैं, इतना उतार लीजिए भाई, आप इतना नोट कर लीजिए, इसको आगे हल करते हैं। और पहला समीकरण ये मिल गया, दूसरा समीकरण ये मिल गया, पहला समीकरण ये मिला, दूसरा समीकरण ये मिला। तो इसमें कुछ बोला नहीं कौन से विधि से हल करना है, तो इसमें जो आपको सिंपल लगे प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या बाह्यगुणनखंड विधि, जो सिंपल लगे उसी से हम सिंपल से हल करके ए और बी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो पहला समीकरण क्या है, यहाँ से हल करते हैं तो देखो 3a प्लस 2b बराबर 12 और दूसरा समीकरण 2a प्लस 3b बराबर 13। इसको हम यहाँ उठा के रख देते हैं 2a प्लस 3b बराबर 13। अब हम क्या करेंगे विलोपन विधि से हल करते हैं, तो हम विलोपन विधि से यहाँ पर हल करते हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करते हैं भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विलोपन विधि। अब विलोपन विधि बताया गया था, यहाँ पर समीकरण 2 हो गया। तो विलोपन विधि क्या होता है भाई, तो इसमें से एक चर को बराबर करते हैं, अब चाहे ऊपर वाले को बराबर कर चाहे नीचे वाले को बराबर कर दें। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 में भाई 3 से गुणा कर दीजिए, जब 3 से गुणा करें 3 दूनी 6, और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दीजिए, इसमें 2 से गुणा करें 2 3 6, दोनों बराबर हो जाएंगे ना। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर गुणा तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, जब हम दोनों में गुणा करेंगे क्योंकि इसमें एक चर का मान बराबर करेंगे। समीकरण यहाँ पर 1 में 3 से गुणा करें क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से 3 त्रिका 9a प्लस 3 दूनी 6b हो जाएगा बराबर 12 3 36 हो जाएगा। ऐसे अब समीकरण 2 में कितने से गुणा करें 2 से, तो 2 दूनी 4a और प्लस 2 3 6b हो जाएगा बराबर, अब 2 13 दूना 26 हो जाएगा। अब क्या करेंगे घटाने पर, यहाँ पर लिख देंगे भाई घटाने पर, जब घटाने पर घटाएंगे घटाना चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर भी देखो 6b प्लस में एक माइनस में, इससे कैंसिल, 9a में से 4a घटा देंगे क्या बचेगा 5a, ऐसे 36 में से 26 घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई 10 बचेगा। तो a का मान क्या निकलेगा यहाँ से, तो a बराबर 10 बटे 5, 5 का 5 5 दूनी 10, a बराबर क्या निकला 2। तो a का मान यहाँ पर लिख देंगे, a का मान समीकरण को भी समीकरण में रख दो भाई, a का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो यहाँ पर, तो समीकरण 2 में रखने पर हम समीकरण 2 में रख दीजिए भाई। अब समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस 3b बराबर 13, हम इसमें रख देते हैं, हम यहां से देख लेते हैं आगे से, और यहां से देख लेते हैं समीकरण यहाँ पर क्या है 2, एक जहां क्या मिलेगा है 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे प्लस 3b बराबर 13, तो 2 दूनी 4 प्लस 3b बराबर 13 हो जाएगा। तो 3b बराबर 13, 4 क्या है भाई प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, अब यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब 3b बराबर 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो b बराबर क्या हो जाएगा 9 बटे 3 हो जाएगा। तो 9 बटे जब 3 हो जाएगा 3 से भाग देंगे 3 त्रिका 9, तो b बराबर कितना है भाई 3।
यहाँ पर हमको क्या करना है, x और y का मान निकालेंगे। तो a का मान 2 आ गया यहाँ से, देखिए a का मान 2 आया यहाँ से और b का मान यहाँ से आया। तो हम a बराबर क्या माने थे भाई, यहाँ पर 1/x बराबर a माने थे। तो 1/x, एक जहां क्या निकला 2, यहाँ पर हम 2 रखेंगे। यहाँ पर 2 यानी कि यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मिटा दें। हम इसको माने थे क्या भाई, यहाँ पर a बराबर 1/x माना गया था। एक जहां 2 निकला तो 1/x, x का मान निकालना तो x इधर चला जाएगा तो x बराबर 2 नीचे आ जाए तो x बराबर, यहाँ पर x का मान निकालना है भाई, इसको हम मिटा देते हैं। x का मान निकालना है तो x को इधर भेज देते हैं तो x बराबर 1/2, ये x का मान निकल जाएगा, x बराबर 1/2। ऐसे y b बराबर क्या माना गया था, b बराबर 1/y, b का मान निकला 3 बराबर 1/y, y इधर चला जाएगा तो y इधर जब चला आएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 1/3, तो y का मान यहाँ पर निकल जाएगा 1/3। तो इस टाइप का ये दोनों हो गया x और y का, इस टाइप का हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसमें यही इतना ही नियम था। अब इसका पूरा नियम हो गया जो कि चैप्टर 3 का, ठीक है, जो कि चैप्टर 3 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग में, इसका जितना नियम यानी कि परिचय, इंट्रोडक्शन, जितना नियम था पूरा नियम डाल दिए। अब इसके बाद जो चलेगा हमारा चैप्टर चलेगा, जो कि चैप्टर चलेगा, जो कि इसमें 6 चैप्टर हैं, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 है। लास्ट चैप्टर 3.6 है जो कि इस वाले नियम से लास्ट वाला चैप्टर होगा। इंपॉर्टेंट है, आप जब हमारा इंट्रोडक्शन और क्या बोलते हैं परिचय नहीं देखेंगे आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन पूरा देखिए, इसका नियम अच्छे से देखिए, आपको क्वेश्चन एकदम हवा हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा, आपको लगाने के लिए एकदम सिंपल हो जाएगा। आपको इस तरीके से कोई आज तक नहीं बताया होगा, ठीक है भाई। अब इसको उतार लीजिए। अब इसके बाद हम आपका चैप्टर क्वेश्चन चलाएंगे, ठीक है, जो कि 3.1 चैप्टर चलेगा, जो कि हमारा पार्ट वीडियो 2 में जाएगा, पार्ट नंबर 2 वीडियो में जाएगा, ठीक है। यहां तक उतार लीजिए। धन्यवाद।